कल भी हमने थोड़ा सा आइडियोलॉजी वाली बात की थी, आज भी थोड़ी शुरुआत में। कल जो मैं आपको बता रहा था कि कैसे पूंजीवाद को लोग क्रिटिसाइज करते हैं या पूंजीवाद के खिलाफ बात करते हैं थिंकर्स के लेवल पे, तो वेस्टर्न थिंकर्स भी, इंडियन थिंकर्स भी। दरअसल थिंकर्स तो हम उसी को कहते हैं जो कैपिटलिज्म को बुरा मानते हैं। तो क्या कैपिटलिज्म बुरा है? तो कैपिटलिज्म तब बुरा हो जाता है जब वो एल्ट्रुइज्म की बात नहीं करता, परोपकार की बात नहीं करता। परोपकार की बात, इसलिए आपके फोर्थ पेपर जो है पूरा पूरा इसलिए रखा हुआ है, परोपकार, जन कल्याण, वेलफेयरिज्म। फोर्थ पेपर का मतलब है जन कल्याण और एल्ट्रुइज्म, परोपकारिता, सह उपकारिता या परोपकारिता। दरअसल ये वाकई में सेटिस्फैक्शन का कारण बनता है। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज को देखें तो खास करके जहाँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़े बड़े जॉब लगते हैं, करोड़ों में सैलरीज होती हैं, तो अभाव नाम की कोई चीज़ तो उनके पास होती नहीं है। तो दुख नाम का, पैसे के हिसाब से, वस्तुओं के हिसाब से, मार्केट एक्सेस करने के हिसाब से तो उनके पास कोई कमी नहीं है। बाजार को तो पूरी तरह से एक्सेस कर सकते हैं, जो चाहें वो खरीद सकते हैं, पैसा बहुत है। बट सुसाइडल नेचर तो उनमें भी देखने को मिलता है। आपने देखा था कि सुशांत सिंह राजपूत जो थे, वो सुशांत सिंह राजपूत ही नाम था ना, हाँ, तो वो सुसाइड कर गए, जबकि इंस्टाग्राम पे मिलियंस में फॉलोअर्स थे, कमाई भी अच्छी थी, तो कोई दिक्कत नहीं थी, कोई हेरासमेंट नहीं कह सकते या कुछ। तो फिर ये है क्या? ये सब चीजें क्या है? पूंजीवाद से यदि खुशी मिलती, पूंजीवाद से यदि जीवन चलता, तो फिर पूंजीवाद श्रेष्ठ है और उसको क्रिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन आपने पिछले दिनों ढेरों सुसाइड देखे हैं जो सब संपन्न लोग हैं, जो स्ट्रगल नहीं कर रहे। ऐसा नहीं कि उनको जॉब नहीं मिल रहा, करियर ठीक से नहीं बन रहा, पैसा नहीं है और कर्जा बहुत हो गया, इसलिए सुसाइड। कर्जा हो जाता है और सुसाइड करता है, वो एक अलग चीज है। लेकिन जिसके पास कर्जा नहीं, वो खुश नहीं है। तो इसका मतलब खुश कैसे होता है आदमी? परोपकार से, फोर्थ पेपर से, जन कल्याण से, एल्ट्रुइज्म। मैं अपनी क्लास चलाता हूं प्राइवेट वाली, अपने पोषण के लिए, परिवार चलाने के लिए, क्योंकि उसमें मैं फीस लेता हूं, और जिंदा रहने के लिए मैं ये क्लास चलाता हूं आप लोगों की, क्योंकि इससे मैं खुश रहता हूं। आ रहा समझ? क्योंकि ये जन कल्याण है, एल्ट्रुइज्म। इससे मैं जीवित रह पाता हूं, इससे मैं खुश रह पाता हूं, इससे मैं हंस पाता हूं। अच्छी किताबें, अच्छा म्यूजिक, योग, हमारा कल्चर, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम। आजकल तो फिर वो फिल्मी गानों पे डांस वांस होने लगा, लेकिन वाकई में जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, जब आप इंडियन कल्चर पढ़ते हैं तब क्या पढ़ते हैं? क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ये सब आता है ना उसमें। चित्रकला, पेंटिंग, वो वाली हमारी ट्रेडिशनल वाली। ये जो चीजें हैं ये हमें खुश रखती है। इसलिए इंडियन कल्चर वाला सिलेबस आपका जब आप पढ़ते हो तब आपकी वेव्स अलग होती है, इस क्लास की वेव्स भी अलग होती है, आप होमवर्क करते हो उसकी वेव्स भी अलग होती है। इंडियन कल्चर के टाइम पे हम बोलते हैं ना, भारतीय संस्कृति की जय, रोज जयकारा लगाते हैं, तो उसमें भारतीय संस्कृति की जय। तो भारतीय संस्कृति क्या है? इंग्लिश में इंडियन कल्चर, वही आपका सिलेबस, भारत की संस्कृति। तो भारत की संस्कृति क्या है? जब हम उसको थोड़ा सा ऋग्वेद और महाभारत और रामायण और थोड़ा सा धार्मिक स्वरूप देते हैं, तब जरूर हम उसको एक तरह से ऐसा लगता है कि हिंदू संस्कृति भारतीय संस्कृति है। अदरवाइज भारतीय संस्कृति खुश रहने की संस्कृति। किसकी संस्कृति है?
खुश रहने की। इदम नमम, ये मेरा नहीं है, ये आपका है। जब हम स्वाहा करते हैं यज्ञ में तो वो भारतीय संस्कृति है। स्वाहा इदम नमम, ये मैंने जो स्वाहा किया है समाज का, समाज को दे दिया है। समाज का था, सोसाइटी से मैंने लिया था, मैंने सोसाइटी को दे दिया, मतलब स्वाहा इदम नमम, ये मेरा नहीं है, ये भाव है। लास्ट में इदम नमम भी बोलते हैं। हवन किया हो आपने, यज्ञ किया हो तो आपने ये शब्द देखा होगा, इदम नमम, ऋग्वेद से निकले। ये मेरा नहीं है, ये भाव भी है देते समय, ये भाव भी है कि ये मेरा नहीं है। यानी मैं भी आपको ज्ञान दे रहा हूं तो ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। ये है भारतीय संस्कृति। परोपकार करते समय में भी ये भाव आता है कि ये मेरा नहीं है, ये उपकार मैंने नहीं किया, ये कल्याण मैंने नहीं किया। अल्ट्रुइज्म, इंपैथी, सिंपैथी नहीं, इंपैथी, समानुभूति। आपको जो अनुभूति हो रही है वही अनुभूति मुझे हो रही है। सहानुभूति में क्या होता है, आपको नहीं होता, कष्ट उसका होता है। सिंपैथी में क्या होता है, सहानुभूति, आप उसके प्रति दया दिखा रहे हैं, कॉम्पैशन, और आप अपने आप को दयालु मान रहे हैं और उसको पीड़ित मान रहे हैं। जबकि इंपैथी में क्या होता है, समानुभूति, जो अनुभूति उसको हो रही है वही अनुभूति आपको हो रही है। किसी ने अपने पिता को खो दिया, किसी ने एक्सीडेंट में अपने बच्चे को खो दिया और आप कलेक्टर हैं, तो आपको वही अनुभूति हो रही है जो उसको हो रही है कि एक पिता को बच्चे को खोने पर जो दर्द होता है वो आपको हो रहा है। बट इमोशनल इंटेलिजेंस, आप इमोशनल होकर रोने नहीं बैठ जाएंगे, बुद्धि का प्रयोग करेंगे और उसको जो सहायता मिल सकती है वो सहायता करेंगे। एल्ट्रुइज्म, अब आ गया समझ में, सह-उपकारिता या सहोपकार, साथ साथ रह करके उपकार करना। ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, ये बात इसलिए कर रहा हूं कि कल जो हम चर्चा कर रहे थे कि पूंजीवाद का विरोध और वो सब बात कर रहे थे, उस कल्चर में ये थोड़ा सा दिक्कत है। हालांकि ईसाई धर्म जो होता है, क्रिश्चियनिटी, पूंजीवाद अधिकांश जिन देशों में है वहाँ क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा, ईसाइयत बहुत ज़्यादा है। ईसाई धर्म का पालन करते हैं और ईसाई जो है वो बोलते हैं कि मर्सी, दया, ईसा मसीह जो है वो बड़े दयावान थे। उन्होंने अपने दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया, जिन्होंने सूली पे चढ़ाया था उनको भी माफ़ कर दिया था। लेकिन दयालुता, मर्सीनेस, दयालुता और दूसरे पे कृपा करना, उपकार करना, मदद करना, ये केवल ईसाई लोगों की बपोती नहीं है। भारतीय संस्कृति में भी ये चीज़ें बहुत पहले से है। भारतीय संस्कृति पूरी की पूरी इसके ऊपर है। तो ये बात मैं इसलिए आपके साथ कर रहा हूँ क्योंकि जो लोग पूंजीवाद से आकर्षित होते हैं, जो विदेशों में कोर्स करने जाते हैं, विदेशों में नौकरी करने के लिए जाते हैं, दूसरे देशों से बहुत प्रभावित होते हैं, उन्हें एक चीज़ का ये एहसास भी होना चाहिए कि हमें दूसरों का भी ख्याल रखना है। हमें अपने देश की ट्राइब्स के बारे में भी पता होना चाहिए, हमारे देश में कितना पिछड़ापन है वो भी पता होना चाहिए। हमारे देश में कितने लोग हैं जो अभी भी खाना ठीक से नहीं खा पाते, संतुलित भोजन प्राप्त नहीं कर पाते। हमारे देश में अभी भी ढेरों लोग हैं जो शिक्षा से वंचित हैं, उचित जीवन स्तर उनका नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी उम्र पूरी नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग अपने बीमारी का इलाज नहीं करा पाते। ये सब चीज़ें भी उस व्यक्ति को पता होना चाहिए, न केवल सिविल सर्विसेज में आने वाले को बल्कि उन सभी लोगों को जो पूंजीवाद से आकर्षित हैं। आप पूंजीवाद से आकर्षित हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, सैलरी कमाइए, नौकरी करिए, लेकिन इन चीज़ों का भी ख्याल रखिए कि ये सब भी है। क्योंकि अंततः खुशी आपको जो प्राप्त होगी वो इन लोगों की मदद करने से ही होगी। नहीं तो आप करोड़ों रुपया होने के बावजूद आप सुसाइड की तरफ जा सकते हो। आगे समझ।
आत्महत्या की प्रवृत्ति आपके अंदर देखने को मिल सकती है, क्योंकि मात्र पैसा जो होता है वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता। इसलिए सिविल सर्विसेज में आने वाले लोग करोड़ों के पैकेज छोड़ करके सिविल सर्विसेज में आते ही इसीलिए हैं कि हम पब्लिक रिलेशन में रहेंगे, जनता के साथ जुड़े हुए रहेंगे। पैसा तो ज़्यादा नहीं है, करोड़ों का पैकेज होता है। बड़े बड़े IITian वगैरह जो है जिनको करोड़ों रुपया मिल सकता है, लेकिन वो ये वाला जॉब करते हैं। तो क्या यहाँ वो पैसा कमाने के लिए आए? नहीं। तभी तो नेता बहुत सारे डरते हैं अधिकारियों से। बहुत सारे अधिकारी ऐसे नेताओं को बिल्कुल घास नहीं डालते, क्योंकि उन्होंने करोड़ों का जॉब छोड़ रखा है। उन्होंने आज से 30 साल पहले करोड़ों के ऑफर ठुकरा है, और नेता अब उनको एक छोटा सा टुकड़ा देना चाहता है कि 2 करोड़ तुमको भी दे देंगे, तुम सिग्नेचर मार दो, अब जरा अपना सिग्नेचर कर दो, 2 करोड़ ले जाना हमसे। तो वो तो करोड़ों रुपया 30 साल पहले ठुकरा के आया है ना। तो उसको बोलता है तमीज से बात कर ले, जेल चला जाएगा, दरवाजा बंद करके पीटूं क्या? वो उस लेवल पे चला जाता है, क्योंकि उसको पता है कि वो देश सेवा के लिए आया था और करोड़ों का ऑफर उसने ठुकराया था कि मैं अपने देश के उन लोगों के लिए कुछ कर पाऊंगा। इसलिए तो हमारे भारत में थोड़ा बहुत संतुलन है और नेतागिरी उतना खराब नहीं कर पाती, क्योंकि वो लोग करने नहीं देते। तभी तो लेटरल एंट्री शुरू की है, आपको पता है ना। मोदी ने जॉइंट सेक्रेटरी पे लेटरल एंट्री शुरू की है, क्योंकि वो फाइलें नहीं करते, सिग्नेचर नहीं करते। बहुत बड़ा जंगल काटने की अनुमति देना है तो वो देते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं एनवायरनमेंट फर्स्ट है, बाकी चीज़ें सब सेकेंडरी है। तो उन्होंने कहा ये सब अनुमति कौन देगा? तो उन्होंने डायरेक्ट IAS बनाना शुरू कर दिया, 30-40 IAS हर साल बनाने शुरू कर दिया। सीधे जॉइंट सेक्रेटरी, सीधे संयुक्त सचिव, वो फिर उन फाइलों को करते हैं। उनसे वो सारे काम करवाए जाएंगे जो ये लोग मना कर देते हैं। उनको ईगोइस्टिक मानते हैं, बड़े हेकड़ी वाले हैं, ये आए बड़ा देश बचाने वाले, इस तरह से नेतागिरी। तो उन्होंने एक नया रास्ता तैयार किया उन लोगों को। तो उन लोगों को भी फर्क नहीं पड़ता, वो बोलते करवा लो, तुमको तुम्हारे जिन चमचों से कराना है, हम नहीं करने वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता हो। इसलिए तो ब्यूरोक्रेसी उतना डरती नहीं है। एथिक्स का पेपर पढ़ के नहीं आए वो, उनकी जिंदगी में एथिक्स थे इसलिए आए। यहां तो अब जबरदस्ती एथिक्स पढ़वाने पड़ रहे हैं। हर आदमी पैसे का भूखा नहीं होता, ध्यान रखिए। जो करोड़ों का पैकेज छोड़ करके जब आता है तो वो फिर आप उसको पैसे से प्रलोभन, उसको सिर्फ अपने बच्चे को पढ़ाना है, पत्नी बच्चों को खाना खिलाना है, और ठीक मकान मिल जाता है उसको, गाड़ी मिल जाती है, सैलरी काफ़ी है, और माता पिता का भी बहुत लोगों के पास है पैसा। किसी के पास 100 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 1000 एकड़ ज़मीन है, किसी के परिवार में करोड़ों रुपया है। वो यहाँ सरकारी गाड़ी जो है वो 7 लाख 8 लाख की गाड़ी में उनको सरकार ने दे रखी है, और उसके भाई और उसके पिता जो है वो 1-1 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं। ऐसे IAS बचपन में वो 1 करोड़ की गाड़ी में घूमता था, स्कूल जाता था, और सरकारी नौकरी लगने के बाद 7 लाख की गाड़ी पकड़ा रखी है उसको। उसका घर जो था वो आलीशान घर था, 5-6 एकड़ में बना हुआ। अभी उसको छोटा सा आपने 3 BHK 4 BHK दे रखा है। ऐसे लोगों को आप खरीद लोगे? उसको प्रलोभन दोगे? वो 10 मंत्री मिलकर के जितनी संपत्ति नहीं होगी उतनी उसके बाप के पास है। उसको क्या प्रलोभन दोगे, क्या सूटकेस दोगे उसको? वो मुंह पे मारेगा, भगा देगा, उठा के भगा देता है। कई बार उठो तुम यहां से, भागो यहां से, हो कौन तुम? ऐसे ऐसे लोग हैं, उसी से देश चल रहा है, नहीं तो अभी तक सारा बिक गया होता। इसलिए मैं बता रहा हूं कि ऐसे लोग जो है वो एथिक्स पे इंपॉर्टेंट वो देते हैं, एल्ट्रुइज्म पे, उस पे जोर देते हैं। और जो लोग विदेश चले जाते हैं, करोड़ों रुपया कमाने चले जाते हैं, और अगर मान लीजिए ये भारतीय संस्कृति वाली शिक्षा लेके नहीं गए, ये वाला कल्चर लेके नहीं गए, एल्ट्रुइज्म वाला, दूसरों की मदद करने वाला कल्चर लेके नहीं गए, तो उनके साथ क्या होगा? करोड़ों रुपया आने के बावजूद भी हो सकता है वो सुसाइड कर जाए, क्योंकि अकेला महसूस करेंगे, अकेलापन महसूस होगा। खुशी कैसे मिलेगी? हैप्पीनेस बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, वो वस्तुओं से नहीं आती,
वो अच्छे बंगले में रहने से नहीं आती, अच्छे मकान में अच्छे बेड पे सोने से नहीं आती, अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा लेने से भी नहीं आती। हैप्पीनेस बिल्कुल डिफरेंट चीज है। इसलिए किसी के पास करोड़ों रुपया है पर मार्केट में वो इज्जत खरीद सकता है क्या? जितनी इज्जत एक आईएएस को मिलती है वो इज्जत किसी करोड़पति आदमी को मिल सकती है? नहीं मिलेगी। आईएएस बनने के बाद तो बहुत इज्जत मिलती है, वो इज्जत उसको तो नहीं मिलती। उसके पास तो 200 करोड़ रुपया है, तो जरा वो हासिल करके पता है उतना रेस्पेक्ट उसको मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। इसलिए ये परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप उस ग्रुप में, उस पूल में शामिल हो जाते हो जिसमें लोग करोड़ों रुपया ठुकरा करके आए, वो भी इसी पूल में आकर के शामिल हो गए, और आप भी बिना कुछ ठुकराए आप भी इसी पूल में आकर के शामिल हो गए। आपने नहीं ठुकराया, आपको तो आवश्यकता थी जॉब की, आपके पास कोई जॉब नहीं था और आप एक ही जॉब चाहते थे और वही आपको ये वाला मिला, और एक तरफ लोग करोड़ों रुपया ठुकरा के भी इसी जॉब में आए हैं, तो आप उस नॉलेज पुल में, उस पुल में चले गए ना, उस समूह में जाकर के शामिल हो गए। आपकी भी वही इज्जत है जो उसकी इज्जत है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां बताने की मंशा क्या थी? कल मैंने बताया था आपको कि पूंजीवाद का विरोध करते हैं, पोलेमिक्स और ये, और जो मैं तमाम विचारधारा की बात कर रहा था कि दुनिया में कई तरह की आइडियोलॉजीज काम कर रही हैं, और लोग रैशनैलिटी के आने के बाद, खास करके इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद में, बहुत सारे लोगों ने सत्ता के खिलाफ चुनौती देना शुरू किया। ये देखिए, यूनिवर्सल ट्रुथ को पकड़ लीजिए। मैंने पहले भी आपको बताया था, नेचुरल जस्टिस हुआ, ये वाला हुआ। सोशलिज्म जो है एक तरह का यूनिवर्सल ट्रुथ है, समाजवाद यूनिवर्सल ट्रुथ जैसा है, सार्वभौमिक सत्य है। हमारा पूरा आर्ष साहित्य, हमारा पूरा, जिसे देव संस्कृति कहते हैं हम लोग, भारतीय संस्कृति को देव संस्कृति भी कहा जाता है। तो देव संस्कृति शब्द का मतलब होता है, देव मतलब देने वाला, देवता जो दूसरों की मदद करते हैं। सारे देवता आपको मदद करते हुए दिखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए दिखते हैं। पूरे पुराणों में देख लीजिए, भारतीय संस्कृति में देख लीजिए, तमाम साहित्य पढ़ लीजिए आप, देवता जो होते हैं उन सब के यहाँ कोई न कोई काम है, उनके यहाँ लाइन लगी हुई है, लोग समस्याएं लेके आते हैं। देवादिदेव महादेव जो हम बोलते हैं, उनके यहाँ देखो, पूरी तमाम सीरियल देखो आप, कोई सा भी सीरियल उठा के देख लो, महादेव का कोई सा भी सीरियल उठा के देख लो, वो अपनी शिला पे बैठे हुए मिलेंगे पार्वती के साथ में, तो माता पार्वती और दोनों बैठे हुए मिलेंगे, और सामने कोई न कोई एक याचक टाइप मिलेगा, छोटे देवता, छोटे छोटे लोग आकर के, बल्कि वो तो जन सुनवाई के लिए एक तरह से सहज उपलब्ध हैं, शमशान में रहते हैं, मतलब किसी महल वगैरह में नहीं, कोई भी गांव के बाहर होता है शमशान, वो ऐसी जगह पर रहते हैं। और उनसे जाकर के कोई भी, आप जब भी किसी को महादेव से मिलते हुए देखोगे, वो कोई न कोई प्रॉब्लम रख रहा होता है कि ये दिक्कत है, और फिर वो बोलते हैं कि ठीक है हम देख लेंगे इसको। बात समझ में आई ना? सिविल सर्विसेज है, यही सिविल सर्विसेज ये उस समय की सिविल सर्विसेज थी हमारे पुराणों में, और उसमें हमको सिखाया क्या गया? तो वो देव संस्कृति है, मदद करने की संस्कृति, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझिए। देखिए, अभी राजनीति में हिंदू धर्म और ये और वो सब सनातन और वो सब करके सब कचरा कर दिया, वो वोट लेने के लिए वो नाटकबाजी अलग है। मैं रियल बता रहा हूं आप, ऋषि संस्कृति, देव संस्कृति, भारतीय संस्कृति, रियल संस्कृति जो वेदों पे आधारित है, उपनिषदों पे आधारित है, आर्ष साहित्य पर आधारित है। महाभारत और रामायण उसके दो शानदार ग्रंथ हैं जिसमें यही शिक्षा मिलती है, दूसरे की मदद करना है, और मानव जीवन की गरिमा बताई हुई है हर जगह पर। हमने ठीक है कि मानवाधिकार घोषणा हम लोग बाहर से, यूरोप से और पश्चिम से लेके आए, वेस्टर्न हम लोग लेके आए, लेकिन मानवाधिकार की घोषणा तो बहुत बाद में हुई है। UNHDR और वो सब तो बहुत बाद की, ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन वगैरह तो बहुत बाद का, लेकिन ये जो हम बता रहे हैं ये तो बहुत पुराना है ना।
ये सब ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन ही तो है, मानवाधिकारों की घोषणा ही तो है, मानव जीवन की गरिमा ही तो है। बीच में जो है लोगों ने उसको अंधविश्वास में और उसमें कन्वर्ट करके अपने स्वार्थ के लिए उसको गड़बड़ कर दिया और उसमें बहुत सारे अंधविश्वास डाल दिए। देखा जाए तो पहले वो जीवन जीने की पद्धति थी और सामाजिक पद्धति थी और समाज में समाज सेवा का एक माध्यम था देव संस्कृति, दूसरों की मदद करना, दूसरों की मदद करना। सारे ऋषि क्या करते थे? सारे ऋषि यही तो करते थे। इसलिए किताब पढ़ने और प्रवचन सुनने में और बकायदा गुरुकुल में ज्ञान प्राप्त करने में यही तो अंतर था कि वो वहां जाकर के वो चीज सीखते थे, वो उनके जीवन में देखते थे कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, सामने वाले के जीवन में क्या चल रहा है। तो प्रत्यक्ष यही चीज वो किताब पढ़ करके भी हासिल कर सकते, लेकिन किताब पढ़ करके वो चीज हासिल नहीं कर सकते। उसके अंदर आएगा कैसे? उसी को तो इनकलकेट करना कहते हैं। प्रवेश कर जाएगा, संस्कृति का प्रवेश, जीवन में प्रवेश, इनकलकेशन, इनकलकेट करना समाजीकरण के द्वारा, थ्रू सोशलाइजेशन फ्रॉम पेरेंट्स एंड गुरुज, टीचर्स। कहां से आता था? टीचर से आता। तो इसलिए वो जो, और ये जो सिस्टम था ये सस्टेनेबल था, बोझ नहीं पड़ता था, बड़ा सस्टेनेबल सिस्टम था। अब उसको विलुप्त कर दिया गया। और बीच का जो काल था जब हम गुलाम हुए मुसलमानों के और जब हम गुलाम हुए अंग्रेजों के, तो ये पूरा कोलैप्स हो गया, तहस नहस हो गया। उससे पहले भी जो इतिहास हम लोगों ने कम पढ़ा है, बहुत ही साधारण पढ़ा है। देखा जाए तो आप लोग अगर देखेंगे तो ऋग्वेद से लेकर के सल्तनत काल तक या मुस्लिम आक्रमण तक का जो इतिहास हम लोग पढ़ते हैं ना, वाकई में, जो कई बार ये सरकार बोलती भी है कि इतिहास बहुत कम पढ़ा है हमने, और वाकई में तो वो बात सच भी है। थोड़ी सी बात सच ये है कि अगर हम ऋग्वेद से लेकर के वैदिक काल से लेकर के सल्तनत काल तक का इतिहास अगर हम देखें तो हम फैक्चुअल पार्ट, रटने वाला पार्ट पढ़ते हैं। हम उस हिस्से में रटते बहुत हैं कि धन्वंतरी इसके थे, सुश्रुत संहिता सुश्रुत की थी, चरक संहिता चरक ने लिखी थी, आर्यभट्ट का आर्यभट्टियम था, भास्कराचार्य की लीलावती थी। हमको सिर्फ इतना ही पता है उस इतिहास में कि इसकी ये किताब थी, उसकी ये किताब थी, इसके यहाँ पे नवरत्न थे। अब कालिदास के बारे में जितना हम जानते हैं उतना दूसरे लोगों के बारे में जानते हैं क्या? वो तो गेटे, वो तो जर्मन कवि गेटे की वजह से हुआ। जर्मनी का एक पोएट था गेटे, पोएट नहीं, वो था प्ले राइटर, और उसने वहां जाकर के अभिज्ञान शाकुंतलम जर्मनी में चालू करवाया। जर्मन में उसने ट्रांसलेशन किया, मैक्स मुलर ने और उन्होंने, और फिर बाद में गेटे ने जो है उसको वहां पर प्ले करवाना शुरू कर दिया। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जब वो तो बहुत पॉपुलर सीरियल और टीवी वगैरह तो थे नहीं, तो वो बहुत पॉपुलर था थिएटर। और थिएटर में जब अभिज्ञान शाकुंतलम होने लगा तो कालिदास फिर लौट करके वहां से आए, और तब हमको समझ में आया कि कालिदास इंपॉर्टेंट है। और हमने कालिदास को यहाँ पढ़ना शुरू किया और यहाँ पर कालिदास बहुत फेमस हो गया। इतना हम दूसरे लोगों के बारे में कहाँ जानते हैं? कालिदास की तो सारी रचनाएं हमको पता है, और किस किस रचना में क्या क्या लिखा हुआ है ये भी हम जानते हैं। अभी भी मूवी नहीं है उनके ऊपर, इतनी तरह की मूवी बन गई, लेकिन उनके ऊपर मूवी नहीं है अभी भी। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति, देव संस्कृति, संस्कृत साहित्य, ऋषि साहित्य, वो वाकई में बहुत श्रेष्ठ है। उसकी मूवी भी बननी चाहिए थी, उसका थिएटर भी होना चाहिए था, उसकी बुक्स भी बहुत अच्छे से पढ़ाई जानी चाहिए थी, लेकिन वो सब हो नहीं पाया। उसका स्थान जादू टोनों ने ले लिया, उसका स्थान फालतू के कुछ तो भी कथा कीर्तनों ने ले लिया, उसके स्थान पे कुछ तो भी अंधविश्वास चल पड़े,
उसके स्थान पे ज्योतिष और वो जो दूसरा भविष्य बताने वाली चीज़ें और वो तो उसको हिंदू धर्म माना जाने लगा, उसी को ऋषि धर्म माना, उसको मानने जाएगा कि ये भारतीय संस्कृति है, जबकि वो एक बकवास चीज़ थी, वो नॉन साइंटिफिक चीज़ थी। और ऊपर से जातिवाद और वो सब छुआछूत और ये और फिर वही करेगा और वो सब झंझट। जो असली क्रीम था वो बुला दिया गया। अगर उसको वाकई में पुनर्जागृत किया जाए तो वो वाली जो सुसाइडल नेचर है और जो हैप्पीनेस है वो वाकई में लाया जा सकता है। लेकिन क्या अब उसके मात्र उसके आ जाने से बात बनेगी? उसके आ जाने से बात नहीं बनेगी। अब आपको चूंकि पश्चिम से हम लोग मैकॉले की शिक्षा पद्धति में रहे, इंग्लिश मीडियम में रहे, हमने साइंस की सारी आविष्कार जो है वो यूरोप से और अमेरिका से प्राप्त किए। नोबेल प्राइज जितने भी मिले हैं भारतीयों को बहुत कम मिले हैं, बाहर के लोगों को बहुत ज़्यादा मिले हैं। इसका मतलब आविष्कार और वैज्ञानिक प्रगति में भारत का, आधुनिक भारत का उतना योगदान नहीं कहा जा सकता। और जो कुछ हुआ है हमने इंडिजिनाइजेशन किया है, जैसे इसरो में किया है या डिफेंस में अभी हम कर रहे हैं मेक इन इंडिया में, और वो सब वो वाकई में बधाई के पात्र हैं। तो फिर अब हमको अपने उस ज्ञान को इसके साथ मिला करके देखना पड़ेगा। अब सामंजस्य बनाने की जरूरत है। और रेशनैलिटी जो उस रेनेसां में जो रेशनैलिटी निकल करके आई थी, उस रेशनैलिटी के साथ जोड़ना पड़ेगा। तर्क, हमारा जो भी पुराना ज्ञान है वो तर्क को सहन कर सके। विज्ञान के आविष्कारों और विज्ञान की प्रयोगशालाओं में उसको यूज किया जा सके। और सबसे बड़ी चीज है कि उसकी एक अदृश्य चीज वो है, इनविजिबल या इंटेंजिबल, कि वो खुशी देता है जो दिखाई नहीं देती, हैप्पीनेस, और वो सुसाइड से भी बचाती है। इसलिए ऐसे सारे स्टूडेंट्स जो भौतिक प्रगति की तरफ जाना चाहते हैं या भौतिक प्रगति से बहुत आकर्षित हैं, बड़े बड़े पैकेज की तरफ जाना चाहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां करना चाहते हैं, बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप करना चाहते हैं, और जो करोड़ों की कंपनियां बनाना चाहते हैं और बहुत पूंजीपति भी बनना चाहते हैं, उन लोगों को इन चीजों को साथ में लेके चलना होगा। अदरवाइज वो फिर वहां अकेलापन महसूस करेंगे, लोनलीनेस, और फिर जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल करने लग जाएंगे, या फिर बीमारियों से ग्रसित रहेंगे तो दवाइयां ही खाते रहेंगे। तो ये बैलेंस करने की जरूरत है। और ये चीज जिनके पास नेचुरल तरीके से पहले से होती है, और ऐसे लोग अगर वहां पहुंच जाते हैं तो अधिकांश लोग सिविल सर्विसेज में आ जाते हैं। एक समय था कि वो लोग सिविल सर्विसेज में आकर के सेटिस्फेक्शन ढूंढते थे, जॉब सेटिस्फेक्शन। एक वर्ड तो आपने सुना ही ना, जॉब सेटिस्फेक्शन, अपने काम से संतुष्टि। पब्लिक कांटेक्ट वाला काम है ना, पब्लिक रिलेशन वाला काम है, इसलिए संतुष्टि मिलती है। बैंक में उस टाइप का नहीं होता। बैंक मैनेजर को उतना लोग थैंक यू बोल के नहीं जाते जितना एक आईएएस को बोल के जाते हैं, एसडीएम को या तहसीलदार को बोल के जाते हैं कि आपने हमारा काम कर दिया, बहुत अच्छा, धन्यवाद आपको। इतना बैंक में नहीं होता। और फिर कॉल सेंटर में तो और कम होगा, और किसी सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, आप वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, वहां तो और कम होगा ये सब चीजें। तो वहां केवल पैसा आता है। तो ये फोर्थ पेपर के लिए एक अच्छा मसाला होगा कि केवल धन प्राप्ति से सुख प्राप्ति हो सकती है क्या। इसलिए आप देखते हो ना, विद्या ददाति विनियम विनयादि आदि पात्रताम पात्रता धनम आपनोति। ये तो ठीक है कि एलिजिबिलिटी आ गई है, तो एलिजिबल होने के साथ आपको धन की प्राप्ति होगी। फिर बोल रहा है धनात धर्म तथा सुखम, यानी उसके बाद धर्म होगा। धर्म मतलब मदद, परोपकार, अल्ट्रुइज्म, और फिर उससे सुख की प्राप्ति होगी। सीधा धनाद बोल देता कि धनाद सुखम, धन के बाद सुख प्राप्त हो जाएगा, सुख नहीं मिलेगा, हैप्पीनेस। फोर्थ पेपर का मसाला समझ में आया। मैंने कल जो एंड किया था ना लेक्चर, जहां से 4 धाराएं, आइडियोलॉजी, वहां से इसको मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की है।
क्योंकि वहां पर ऐसा लग रहा है कि जो पॉलेमिक्स है या फिर जो लोग पूंजीवाद का विरोध करते हैं अमेरिका में बैठ करके, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। जो मैंने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और चॉम्स्की और तमाम लोगों के नाम लिए थे कल, उनसे श्रेष्ठ तो कोई है नहीं। तो फिर भारत में तो एक तरह से हमको तो वहीं से सीखने की जरूरत है। नहीं, यहां से भी कुछ चीजें उधर सीखी जा सकती हैं जो यहां बहुत पहले से है। पर यहां क्या हुआ है कि वो दूषित हो गए, कंटामिनेटेड हो गए, उन पे जंग लग गया, उनमें प्रॉब्लम आ गई, उन पे गलत लोगों का कब्जा हो गया और ब्राह्मण को जाति मान लिया गया, जबकि उस टाइप का काम करने वाले को ब्राह्मण कहते थे। तो ब्राह्मण एक तरह की पोस्ट थी, जाति नहीं थी। जैसे कलेक्टर का लड़का कलेक्टर नहीं होता, उसको आईएएस पास करना पड़ेगा, वैसे ही ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण नहीं हो सकता, उसको ब्राह्मणत्व प्राप्त करना पड़ेगा। दान देने की इच्छा जगानी पड़ेगी, उसके पास जो है उससे वो दूसरे की मदद कर सकता है कि नहीं कर सकता है, उसकी पात्रता विकसित करनी पड़ेगी उसको। तो ब्राह्मण का विकास होता है, इवोल्यूशन होता है, बर्थ नहीं होता। ब्राह्मण बनना पड़ता है। तो कई लोगों को बाद में ये लगा कि अगर भारत में भी ऐसे स्वार्थ आ जाए और सारी पॉलिसी मेकिंग केवल कलेक्टरों के और आईएएस लोगों के हाथ में आ जाए, तो वो तो अपने बच्चों को वंशानुगत कर देंगे ना, उसको तो सक्सेशन की वस्तु बना देंगे आईएएस को। अगर कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाए और पॉलिसी मेकिंग पूरा 100% कानून बनाने की ताकत केवल आईएएस लोगों को पकड़ा दो आप, तो वो क्या करेंगे? भाई पेशवा ने क्या किया था? छत्रपति जब कमजोर हुए, छत्रपति शिवाजी के बाद उनके परिवार में बालाजी विश्वनाथ के समय में पेशवा मजबूत हो गए, छत्रपति कमजोर हो गए, तो उन्होंने कहा अगला पेशवा कौन होगा? मेरा लड़का। पहले तो पेशवा का चुनाव होता था, पेशवा का एक तरह से इलेक्शन होता था या सिलेक्शन होता था। तो आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी हो या और कहीं जगह देखा हो, सीरियल भी आया था उसके ऊपर, तो आपने देखा होगा कि बाजीराव फर्स्ट जो था बालाजी विश्वनाथ का लड़का था। हालांकि वो योग्य भी था, ऐसा नहीं है कि वो योग्य नहीं था, लेकिन बाद में पेशवा जो थे उन्हीं के लड़के बनते थे जो अयोग्य भी थे, अयोग्य पेशवा थे। पूरा मराठा साम्राज्य, मराठा इतिहास पढ़ा है ना मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक वही ब्राह्मण के साथ हुआ। तो ब्राह्मण एक तरह की पोस्ट थी, वेलफेयर का नाम ब्राह्मण था। तो वो जो वंशानुगत सिस्टम जब से हुआ, तब से उसमें कुरीति आ गई। और फिर जो अयोग्य थे उनको आप चैलेंज ना कर सको, उनको वंचित ना कर सको, इसलिए वो उल्टे सीधे काम करने लगे। इसलिए वो ताबीज और सब तरह की चीजें ले आए, अंधविश्वास ले आए। उनको मालूम था कि रैशनैलिटी के साथ तो चल नहीं सकते, नॉलेज है नहीं, तर्क का प्रहार सहन नहीं कर पाएंगे, तो आर्ग्यूमेंट तो जवाब ही नहीं दे पाएंगे। कोई आर्ग्यू करेगा तो जवाब कैसे देंगे, क्योंकि योग्यता नहीं है। तो उन लोगों ने ये सारा गड़बड़ किया। वहीं से जातिवाद की शुरुआत हुई थी और दूसरों को उन्होंने नीचा बताना शुरू किया। और यहां तक, इस हद तक चले गए कि तुम श्रेष्ठ कभी हो ही नहीं सकते क्योंकि तुम नीचे जाति में हो, इसलिए तुम तो श्रेष्ठ कभी नहीं होगे। ये बात पक्की है। ये सिद्धांत उन्होंने ही गढ़ा, ये आर्टिफिशियल है। तो इसलिए आपको अगर रिवाइव करना है, पुराने सिद्धांतों को अगर रिवाइव करना है, तो उसको उसी स्थिति में जाकर के सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा। लेकिन सस्टेनेबल बनने के लिए उसको साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बीच में साइंस का विकास हो गया, विज्ञान आ गया। इसलिए हमारे गुरुजी ने नया सिस्टम शुरू किया, उसको कहा वैज्ञानिक अध्यात्मवाद। उन्होंने शब्द दिया साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म। वो उसकी बात नहीं करते, वो धर्म से भी ऊपर चले जाते हैं। बोलते धर्म तो मतलब बहुत सारी, धर्म में तो आपको फिर वस्तुओं की जरूरत भी पड़ती है, मूर्तियों की जरूरत भी पड़ती है। धर्म में तो आपको और बहुत सारी क्रिया कर्म, मंत्रों की और बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। लेकिन अध्यात्म तो विचार का नाम है, सिद्धांत का नाम है।
इसलिए वो उसको उस लेवल पे ले गए, तो वो फाइनल है काफ़ी हद तक। वो मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से, इस जमाने के हिसाब से साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म सबसे शानदार थ्योरी है जो सस्टेनेबल है और जिसको फॉलो किया जा सकता है, और उसे भारतीय संस्कृति का गिफ्ट भी कह सकते हैं जो पूरी दुनिया को दिया जा सकता है। और वो हम लोग देते भी हैं, हमारे यहाँ शांति कुंज से भी जाते हैं, पूरी दुनिया में भारत शाखाएं हैं और लोग बहुत प्रभावित हैं। और इस प्रकार के ज्ञान से कोई भी पूंजीवादी देश, किसी भी विचारधारा का व्यक्ति जो भी भौतिक रूप से सफल है, हमें डिनाई नहीं कर सकता या हमें अंडर एस्टिमेट भी नहीं करेगा, बल्कि हमसे ज्ञान प्राप्त करेगा, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। ये जीना सिखाती है, लाइफ को सस्टेन करती है, इससे हैप्पीनेस आती है, इससे हम खुश रहते हैं। वैसे चारों वेद जो थे ना, अपने आप में कंप्लीट पैकेज थे। जो अथर्ववेद था, चौथा, वो एक तरह से साइंस था। सामवेद म्यूजिक है, तो एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, इंडियन कल्चर में जितना भी आप सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पे, कल्चरल प्रोग्राम के नाम पे, जिसको हम मनोरंजन कहते हैं, लोकरंजन कहते हैं, वो सारा का सारा सामवेद में आपको दिखाई पड़ेगा। यजुर्वेद में यज्ञ करने का तरीका था और ऋग्वेद में मंत्र थे, तो वहां ऋग्वेद और यजुर्वेद जो है आपका एडमिनिस्ट्रेशन टाइप काम करता है, क्योंकि उस जमाने में जनसंख्या बहुत कम थी, रिसोर्सेज पर्याप्त थे, जंगल थे, तो आपके यहाँ आपाधापी नहीं थी, बेरोजगारी, गरीबी, ये चिकित्सा के वो नहीं थे, और भौतिकवाद तो बिल्कुल भी नहीं था। तो व्यक्ति तो पूरी तरह से फ्री था, तो फ्री था तो उसको जंगल से बस ये है कि जिससे भी आप कोई वस्तु प्राप्त कर रहे हैं उसको एक धन्यवाद देना है। हवा प्राप्त करते समय में पवन देवता का आह्वान करना है, उससे एक तरह से रिक्वेस्ट करना है। यानी आप जिससे भी कुछ ले रहे हैं, तो जैसे वेस्टर्न कल्चर में आप थैंक्स बोलते हैं ना, और सॉरी बोलते हैं, तो पूरा ऋग्वेद सॉरी और थैंक्स ही है, देखा जाए तो आभार मानने की प्रक्रिया है, क्योंकि कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। हमने आपसे कुछ लिया, आपसे पूछ करके ले रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं और आपसे कुछ ले रहे हैं, और आपको धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं क्योंकि आपने हमको खाना दिया आज का। बस बात खत्म, यही तो था, और क्या था। सामवेद में उसको गा करके सुनाते थे, आनंद के साथ सुनाते थे, वाद्य यंत्र बज जाते थे और उसको एक स्वर लहरी मिलती थी, और उसके साथ गाते थे कि आपका इस बात का धन्यवाद, क्योंकि आज सुबह से हम भूखे थे, आज भोजन के लिए भटक रहे थे, आपने हमें भोजन दिया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। यही तो था मंत्रोच्चार, यही मंत्रोच्चार, चैंटिंग यही थी। बहुत सिंपल था, क्योंकि सब्सटेंशियल इकोनॉमी थी, निर्वाह अर्थव्यवस्था थी, सरप्लस वाली थी नहीं, आदिवासियों वाली फूड गैदरिंग, कलेक्शन। वो तो जब एग्रीकल्चर शुरू हुआ, तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इंडिया की, वो जो पहले से थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो सरप्लस वाली, वहां आपको ग्रेनरीज मिलेंगे, अन्नागार। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में आपको अन्नागार मिलेंगे। वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद के साथ तो अन्नागार है ही नहीं। रोज लाएंगे, रोज खर्च करेंगे, रोज लाएंगे, रोज खर्च करेंगे। ऋषि मुनि टाइप जंगल में रहते हैं, कंदमूल फल बोलते थे ना, फूड गैदरिंग। अभी कंदमूल फल कौन करता है? आदिवासी। तो ये इस चीज को थोड़ा सा, अभी क्या है कि बहुत ज्यादा मार्केट में इतने तरह का मटेरियल है और इतनी तरह का कंफ्यूजन है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि धर्म को गाली दें या धर्म को सपोर्ट करें। क्योंकि कई जगह धर्म को सपोर्ट करने जाते हैं तो वहां पर फिर अंधविश्वास चिपका देते हैं, और बहुत सारे लोग जो धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं वो उसको राजनीति से जोड़ करके देखते हैं, और वो किसी एक पार्टी की बपोती हो जाती है। उसके बाद उनके साथ जो साधु हैं, सन्यासी हैं, वो लोग जो जुड़े हुए हैं, वो धर्म के नाम पे फिर चूंकि उस पार्टी से उनको जोड़ना है, इसलिए कुछ तो भी अंधविश्वास फैलाने लगते हैं, वहां बहुत बड़ी समस्या पैदा कर देते हैं। तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि उस आदमी से तो नफरत होती है, क्योंकि आपके पास वास्तव में ज्ञान है, तो उस आदमी से तो आपको नफरत होने लगती है, क्योंकि वो तो गंदी बात कर रहा है। साइंटिफिक टेम्परामेंट बिल्कुल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बिल्कुल नहीं है, रूल ऑफ लॉ, इस टाइप की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है।
और दूसरों के परोपकार करने जैसी चीजें भी नहीं है, बल्कि वहां पर तो लूट पट्टी है चंदे के नाम पे और दान दक्षिणा के नाम पे। तो फिर आदमी को लगता है कि ये है क्या, मतलब हम राजनीति को सपोर्ट कर रहे हैं या धर्म को कर रहे हैं। फिर धर्म को करने जाते हैं तो फिर वहां अंधविश्वास को सपोर्ट करने लगते हैं, और कई बार चंदा वगैरह दे बैठते हैं तो शिकार महसूस करने लगते हैं, इन्फीरियरिटी आने लगती है कि इसका मतलब क्या हमको कोई भी बेवकूफ बना के लूट ले जाएगा, ताबीज के नाम पे, रुद्राक्ष के नाम पे, इसके नाम पे कि तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पैसा। तो फिर इन्फीरियरिटी आती है, तो फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट में दिक्कत आने लगती है। तो इसलिए मैंने ये बहुत क्लियर कर दिया, प्रासंगिक है, बहुत रिलेवेंट है वर्तमान समय के हिसाब से। दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। भारतीय संस्कृति, देव संस्कृति, ऋषि संस्कृति बहुत शानदार है। हमारे एंशिएंट स्पिरिचुअल टेक्स्ट जितने भी हैं बहुत शानदार हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। मध्यकाल में, या यूं कहें कि उत्तर वैदिक काल के बाद में, जब उन ग्रंथों में मनगढ़ंत चीजें डाली गई स्मृतियों के टाइम पे, स्मृति का मतलब ही यही था। मनुस्मृति को सबसे ज्यादा विवादास्पद इसलिए, स्मृति का मतलब जो मेमोराइज हो गया, जो आपको याद रहा वो आपने बताया। और याद रहा जब भी बताते हैं तो मैनिपुलेशन आता ही है। मैं आपको अगर कोई बात बताऊंगी, ये घर जाके बोल देना, तो आप हो सकता है थोड़ा सा उसमें मिर्च मसाला या कुछ गलत करके बताओ, फिर अगर वो आप दूसरा को बताओगे तो वो और थोड़ा गलती हो जाएगी। तो जो स्मृति वाला पार्ट आता है वहां दिक्कत आने लगती है, क्योंकि स्मृति में कम ही रहता है, और स्मृति को कई बार आदमी अपने हिसाब से भी बुना लेता है। अगर वसीयत मान लिया जाए मौखिक होती तो क्या होता, ज्यादा जमीन जिसने सुना है, पिता जो मर रहा था या दादा मर रहे थे, वहां जो खड़ा था उसने जो सुना है वो उसको बताना है, लिखित में नहीं है। तो क्या बताएगा, अंदाज लगाओ। वो अपने पास ज्यादा जमीन रखेगा, अपने पास ज्यादा संपत्ति, अपने साथ ज्यादा मकान रखेगा कि नहीं? वो कहेगा ऐसा बोल के गए और उन्होंने चूंकि मुझे बोला इसलिए सबको मानना। लेकिन कानून में ऐसा नहीं होता, वो लिखित में ही मानते हैं, उसके सिग्नेचर भी मानते हैं। तो विल जो होती है, विल इस तरह से कोई मानता है क्या कि मुझे बोल के गए थे इसलिए मुझे दे दो? नहीं, या तो वो बराबर बंटवारा कर देता है तहसीलदार, 3 लोग हैं तो 1/3 कर देता है, 33% मिलेगा आपको, बात खत्म। 9 एकड़ जमीन है तो 3-3 एकड़ तीनों भाइयों को मिल जाएगी। या फिर लिखा हुआ बताओ कि तुमको 6 एकड़ मिलनी चाहिए। पेरेंटल प्रॉपर्टी तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन अगर उसने अपनी जिंदगी में खरीदी है मरने वाले ने, तो वो आपको ज्यादा भी दे सकता है। कानून ये है। लैंड रेवेन्यू क्या बोलता है? लैंड रेवेन्यू कोड ये बोलता है कि अगर उसने अर्न की है अपनी लाइफ में, तो वो किसी एक को भी पकड़ा सकता है, बाकी 2 को वंचित कर सकता है। ये आप भी समझ लो, काम आएगा आगे जाकर। और अगर उसको पेरेंटल प्रॉपर्टी के तौर पे मिली है तो वो फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसमें वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको वो मिला है। तो वो सक्सेशन किस तरह से होगा? इक्वल। 2 लोग हैं तो 50-50 होगा, एक को 60 एक को 40 नहीं कर सकते। लेकिन आपने अर्जित किया है, जैसे किसी ने व्यक्ति ने 3 प्लॉट खरीदे हैं अपनी जिंदगी में, और 10 एकड़ जमीन है, तो 10 एकड़ जमीन 2 भाइयों में 5-5 एकड़ हो जाएगी। लेकिन वो तीनों प्लॉट किसी एक व्यक्ति को देके जा सकता है पिता अपनी वसीयत में, क्योंकि वो उसने खरीदे। लेकिन अगर ये मौखिक हो तो जो सुन रहा होगा वो गड़बड़ करेगा कि नहीं? ये स्मृति वही थी। इसलिए स्मृति को धार्मिक मानना या स्मृति को ये मानना कि इससे तो हमारे धर्म पे ही आंच आ जाएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। वो कोई धार्मिक चीज नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्स्ट है, स्पिरिचुअल टेक्स्ट नहीं है। स्मृति स्पिरिचुअल टेक्स्ट नहीं है। तो थोड़ा सा मैंने एंशिएंट हिस्ट्री कल्चर की तरफ जरूर ले गया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अभी के जितना भी सिस्टम अभी चल रहा है इसको आप ठीक कर सकते हैं, और उसको पूरा दूध का दूध पानी के पानी। और मैं जो बता रहा हूँ ये पूरा पढ़ाई के 27 सालों का हमारा अध्ययन है, तमाम ग्रंथों का भी। गायत्री परिवार में रहे तो हम लोगों ने स्पिरिचुअल टेक्स्ट भी पढ़े हैं, ओरिजिनल स्पिरिचुअल टेक्स्ट भी पढ़े हैं, हमारे गुरुजी ने ट्रांसलेशन किया हुआ है, हमने वो भी पढ़े हैं। हमने सिविल सर्विसेज के हिसाब से जनरल स्टडी भी पढ़ा है,
उस सोसाइटी को भी करते हैं और ढेरों व्याख्यान सुने हैं, कई तरह के लेक्चर, उन सबका सार मिला करके आपको बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जितनी कंट्रोवर्सी है और जितनी तरह की मन में जो बहुत सारी भिन्नता है, कल के लेक्चर के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं कोई क्वेश्चन छोड़ गया हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन मार्क तैयार होता है कैपिटलिज्म के अगेंस्ट। तो क्या कैपिटलिज्म इतना बुरा है कि हर कोई क्रिटिसाइज करता है? नहीं, कैपिटलिज्म बुरा नहीं है, ना ही कैपिटलिस्ट होना या पूंजीपति बनना या उद्योगपति बनना या बहुत पैसा कमाना बुरी चीज है। बट ये है कि आप सस्टेन कैसे करोगे, आपका खुद का जिंदा रहना तो बहुत जरूरी ना। सफलता तो वही है कि आप अच्छे से खुशी खुशी पूरी जिंदगी जियो। अमीर बन करके जल्दी मर गए तो, अमीर बन करके बहुत बीमार रहे तो, और अमीर बन करके बहुत दुखी रहे तो, या सुसाइड कर गए तो, बहुत प्रसिद्धि पा करके और आप सुसाइड कर गए तो आपने बहुत लोगों का दिमाग खराब कर दिया। इससे अच्छा तो गुमनाम रह के मर जाते, ज्यादा भला होता। सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में मुझे लगा कि बहुत सारे युवाओं के लिए एक बुरी प्रेरणा है ना वो, यानी कि आपको मरना पड़ता है, मतलब इतना कुछ होने के बाद भी आपको मरना पड़ता है। क्या जरूरत है मरने, और फिर आपको इतना फेमस होने के बाद में मरने की जरूरत? तो इसका मतलब इतने जो आपके फॉलोअर हैं उन सब के अंदर तो गलत मैसेज गया ना। इससे अच्छा तो आप ये प्रसिद्धि नहीं पाते और सामान्य इंजीनियर रहते, कोई नौकरी कर रहे होते और फांसी खा लेते। तो लाखों करोड़ों लोगों तक ये मैसेज तो नहीं जाता। टीवी पे चलता रहा 6 महीने तक, टीवी पे न जाने कितने मुद्दों को जगह मिलने चाहिए थी। किसानों का आंदोलन चल रहा था और भी बहुत सारी चीजें चल रही थी, उन सबको भी जगह मिलनी थी, और भी मजदूरों के काम होंगे। लॉकडाउन था, कोरोना की खबरों को बहुत सारी जगह होनी थी, लेकिन वो 6 महीने तक सुशांत सिंह राजपूत ही चलता रहा और रिया चक्रवर्ती चलता रहा। तो कितना गलत मैसेज था। तो सोसाइटी ने बहुत कुछ देखा है, सोसाइटी ने बहुत सारी चीजें ये की है, और आप जिस दिशा में जा रहे हो वो वहां पर भी मैं इसलिए बता रहा हूं कि 4th पेपर बहुत जरूरी है। उसके बिना हम आपको अच्छा ऑफिसर नहीं देख सकते। फिर हमको खबर मिलेगी कि उसने ये गड़बड़ की है, या फिर लास्ट में सुसाइड कर लिया। ढेरों आईएएस भी कर लेते हैं, आईपीएस भी कर लेते हैं। ढेरों लोगों के यहाँ डाइवोर्स होता है आईएएस आईपीएस होने के बावजूद। इसका मतलब पारिवारिक रूप से आप सुखी नहीं रह सकते। या तो आप पहले गलत थे या फिर अभी गलत है, कभी न कभी तो आप गलत है। या तो आपने पहले गलती की है या फिर अभी गलती की है। कुल मिलाकर आप जिंदगी में कहीं न कहीं तो गलत डिसीजन ले रहे हैं ना। तो इतना कुछ होने के बाद भी गलत डिसीजन ले रहे हैं तो फिर सुखी कौन है, फिर ठीक कौन है? तो ये आपका एथिकल डायलेमा का भी, सेटिस्फेक्शन भी, जॉब सेटिस्फेक्शन भी, इमोशनल इंटेलिजेंस वाला भी, और सिंपैथी एम्पैथी भी, एल्ट्रुइज्म भी, बहुत सारे सवालों के जवाबों में ये आंसर राइटिंग का पार्ट बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट। खास करके मैं जब ऐसे बच्चों को देखता हूं जो करोड़ों के पैकेज के लिए बाहर जाते हैं, तो उनके पेरेंट्स को मैं चिंतित देखता हूं। तो जब करोड़ों का पैकेज है, बहुत अच्छा अचीवमेंट है, बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छी नौकरी है, तो फिर तो पार्टी होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। चिंता क्यों? चिंता इसलिए क्योंकि उनके साथ वो चीजें नहीं है जो होनी चाहिए। उनको बहुत सारी चीजों की समझ नहीं है, और सबसे बड़ी चीज है भारतीय संस्कृति का परिचय नहीं। ठीक है, भारतीय संस्कृति ये नहीं होने देती, भारतीय संस्कृति रोक के रखती है। ठीक है, और ये दूसरे कल्चर में नहीं मिलेगा, ये आपको वहां के कल्चर में नहीं मिलेगा। लेकिन वहां एक चीज है, वहां कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां रूल ऑफ लॉ है, वहां मॉडर्न टूल्स हैं, और वो मॉडर्न टूल्स पोलाइटनेस को बरकरार रखते हैं, ईगो नहीं आने देते। इंडियन में क्या होता है कि अगर भारतीय संस्कृति नहीं है तो फिर ईगो आ जाएगा, क्योंकि अचीवमेंट के साथ तुरंत ईगो आ जाएगा, और फिर वो वेलफेयरिज्म तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, एल्ट्रुइज्म बिल्कुल नहीं करेगा, तो फिर वो अकेला लोनलीनेस की तरफ चला जाएगा। उनके अंदर उनका जो मॉडर्न सोसाइटी है, उनका जो मॉडर्न पॉलिटिक्स है, उनके जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल और तमाम प्रकार के जो वहाँ के जो वो
सिस्टम है पूरा का पूरा, वो उसके अंदर पोलाइटनेस बना के रखता है, और वो ये जानता है कि आपने 90% बना लिया तो आपने बहुत अच्छी नौकरी हासिल कर ली तो आप सिंपल हो, आप बहुत साधारण हो। इसलिए हमारे यहाँ ये वाला जो ट्रेंड है ये थोड़ा सा साउथ में मिलेगा, क्योंकि वो अपने कल्चर के साथ रहते हैं। इसलिए साउथ की मूवीज में आपने देखा होगा वो अपने कल्चर को नहीं छोड़ते। साउथ की मूवीज देखते हो तो कल्चर के साथ होती है, उनको लुंगी पहनने में शर्म नहीं आती, तमिल आदमी को फिल्म में भी नहीं आती, हीरो को भी नहीं आती। मिनिस्टर बन के पी चिदम्बरम को बजट पेश करते समय में लुंगी पहन करके बजट पेश कर रहे हैं। विदेश मंत्री के तौर पे या रक्षा मंत्री के तौर पे मिलने जा रहे हैं किसी से, तो लुंगी पहन करके जा रहे हैं। तो उनको अपने कल्चर से, जिसको कल्चर से शर्म नहीं आती, उसमें फिर ईगो नहीं आता, तो फिर उसके साथ वो लोनलीनेस नहीं आता। इसलिए कोटा में अभी जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, आपने देखा हुआ खूब अभी न्यूज़ में चल रहा था कि कोटा में जो तैयारी करने गए वो सुसाइड करने लगे, क्योंकि उनको लगने लगा कि यही सब कुछ है, यानी इसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर ज़िंदगी ख़त्म है, जबकि इसका कोई लेना देना ही नहीं है उसका सफलता से। जीवन की सफलता अलग चीज़ है। हम तो तमाम नौकरियां छोड़ने के बाद फिर खुश रहना सीखे। हमको तो उसके बाद सबसे ज़्यादा खुशी मिली। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, मेरा फ़ोन 24 घंटे साइलेंट रहता है, मेरा कोई बॉस नहीं है, मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है, मैं चाहे जितनी देर सो सकता हूँ, मेरा दरवाज़ा कोई नहीं खटखटाएगा, मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता, मुझे कोई काम नहीं बता सकता, मेरी मर्जी का मालिक हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। रोज़ 2 घंटा जिम जाता हूँ शाम को, कोई ऑफिसर नहीं जा सकता। 1-2 बार मैं स्विमिंग के लिए गया क्लब वगैरह में मेरे आईएएस मित्रों के साथ में, तो वो फ़ोन उनका वहाँ रखा हुआ होता था स्विमिंग करते समय, और हर 5 मिनट में जाकर के वो झांक रहे होते थे कोई मिस कॉल तो नहीं है यार, ये कोई, मतलब उनका स्विमिंग में मन ही ना लगे। मतलब आधा घंटे आप अपनी मर्जी से स्विमिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि बॉस का आ गया तो तुरंत उठ करके फिर भाग करके, जी सर 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 मैं बोल रहा हूँ सर, बताएं सर। सर बोले तुम क्या कहाँ हो अभी? बोले सर मैं अभी आ जाता हूँ सर, आप बोले तो मैं अभी। वो एकदम भगा, फिर बोले मैं नहीं कर पाऊँगा यार, ये तुम ही करो, हमसे नहीं होगा, हमको भागना है। तो हमको तो सबसे ज़्यादा जो है मुक्ति में ही आनंद है और तृप्ति भी है, संतुष्टि भी है, सब कुछ है, कोई झंझट नहीं है, कोई बॉस नहीं है। वॉक करने जाना है तो वॉक करने चले जाएंगे, रात को 10 बजे जाना है तो बिना गार्ड के चले जाएंगे। उसने दिन भर में ऐसे फैसले लिए हैं कि उसको लोग ढूंढ रहे हैं पीटने के लिए, तो वो जा नहीं सकता। वो गार्ड चला गया, ड्राइवर चला गया, पराधीन। तो वो हैप्पीनेस तो उसके अंदर वो वाला नहीं आता। हाँ, लेकिन सेटिस्फेक्शन तो है कि वो बहुत बड़ा अधिकारी है। हमको ये है कि हम इसके जैसे थे लेकिन हमने छोड़ दिया, हमको ये सेटिस्फेक्शन है कि हम भी इसके जैसे ही अधिकारी थे लेकिन ये परेशान है और हम परेशान नहीं है, इस बात का सेटिस्फेक्शन हमने खुद ने। अब हम बच्चों को बहुत सारों को उसी लाइन में भेजते हैं कि अब तुम भी जा करके वहीं जाओ। बहुत सारे बच्चे फीस भी देते हैं उसकी कि ये सर पकड़ो, हमको वहाँ पहुँचाओ जहाँ समस्या है। हम भी बेचैन होना चाहते हैं, ठीक है, हमको भी अच्छा लगे। हमने अच्छा, हम जहाँ से आए वहीं जाना चाहते हो, ठीक है पहुँचा देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात। तो जो रिसेप्शन में और कहीं आप जाते हो खाना खाने और रास्ते में कोई ढूंढ रहा होता है पता, तो आप बता सकते हो ना उसको, क्योंकि आप तो खाना खा के आए हो। उधर चले जाओ, इधर से मुड़ जाए ना, ऐसे ऐसे, वहीं तो चल रहा है खाना, उसी में जा रहे हो ना उनके यहाँ। हाँ, वहाँ वहीं मिल रहा है। कभी कभी वो पूछ भी लेता खाना मिल तो रहा है ना खत्म तो नहीं हुआ, तब भी आप बता देते हो कि हम मिल रहा है। कितने लोग हैं? बोले काफ़ी लोग हैं। ये सब सिचुएशन सारा हमारे पास सारा है, हम वही तो बताते हैं आपको, और कुछ नहीं बताते। हम वहाँ से लौट रहे हैं, आप जा रहे हो। हमारे लिए वैसा ही है, रिसेप्शन से लौटते हुए आदमी के लिए जो नॉलेज होता है वैसा ही है। ये सारा सिलेबस और ये सब बताना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, उतना ही सिंपल है हमारे लिए। लेकिन उसके सामने बहुत सारे प्रश्न है अभी कि वहाँ क्या है, वो अभी गया नहीं है। लेकिन चले जाओ, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं।
पात्र हो आप, पात्र हो तो चले जाओगे। वो यानी कि वो इनविटेशन कार्ड होना चाहिए, है ना। इनविटेशन कार्ड प्राप्त करने के लिए ही वही है कि आपकी पात्रता होनी चाहिए, यानी कि आप इंटरव्यू कार्ड प्राप्त करना, इनविटेशन कार्ड प्राप्त करना मतलब इंटरव्यू तक पहुंचना। यानी प्री मेंस निकाल लो तो बहुत ही आसान है, खाना मिल ही जाएगा एक तरह से। लेकिन हम लोगों को तो संतुष्टि नहीं मिली उससे, हम तो घर जाके खाना खा रहे हैं, हम वहां से भूखे आए, और अब घर पे बैठ के जो खाना खाते हैं उसी से संतुष्टि मिलती है। रोज तो वही खा सकता है आदमी, ठीक है। तो ये वो है, खैर। लेकिन यहाँ एक तो फोर्थ पेपर की बहुत सारी गुत्थियां जो है आपका सिलेबस मैंने संक्षिप्त करने की कोशिश की, और दूसरा ये कि अभी जो भी क्लाइमेट चेंज में बात चल रही है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात चल रही है, वहां पर भी हमारी भारतीय संस्कृति फिट होती है। तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी में एक चीज आती है जिसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल एथिक्स, पर्यावरणीय नैतिकता। वहां हम लोगों ने एक बार देखी थी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता देखी थी ना। कॉन्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ रहे थे पॉलिटी, तब हमने एक टर्म देखा था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। आज मैं बात कर रहा हूं एनवायरमेंटल एथिक्स, एनवायरमेंटल एथिक्स। तो कल जो हमने ग्लोबल हेक्टेयर, अर्थ ओवरशूट डे आपको बताया था ना, अर्थ ओवरशूट डे, और तमाम चीजें आपने जाकर के देखे कि नहीं। नेचुरल कैपिटल, प्राकृतिक पूंजी, ये जितने भी कंसेप्ट आ रहे हैं ये सब एनवायरमेंटल एथिक्स के अंतर्गत आएंगे। इकोसिस्टम कंजर्वेशन, एनवायरमेंट कंजर्वेशन, पूरा कंसेप्ट, संरक्षण का पूरा, एनवायरमेंट कंजर्वेशन का पूरा। तो आप लोग इस सप्ताह का नोट्स जो बनाएंगे या जो भी आप होमवर्क करेंगे वो कंजर्वेशन के ऊपर, कंजर्वेशन के ऊपर पूरा का पूरा। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ओजोन कंजर्वेशन, ठीक है, ओजोन कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, और पॉल्यूशन मैनेजमेंट या पॉल्यूशन कंट्रोल। तमाम प्रकार के जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट के कई प्रकार हैं। तो यहां एथिक्स जो है एनवायरमेंटल एथिक्स के नाम पे रहेगा। तो इस बार का होमवर्क आपका इससे, तो जो, और एक सबसे इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। मैंने आपको कीस्टोन स्पीशीज बताया था कि आप कीस्टोन स्पीशीज का एक्सपेरिमेंट स्टारफिश वाला जाकर के देखना। कई लोगों को लगता है कि कीस्टोन तो एक ही स्पीशीज है और हम उसके कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, बट वो चला भी गया तो क्या हो गया, उसका असर फिर दूसरी स्पीशीज पे आता है। तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो खत्म हो जाती है, और बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गई तो बायोडाइवर्सिटी की जितनी सर्विसेज हैं वो सब मिलना बंद हो जाती हैं, इकोसिस्टम की सर्विसेज मिलना बंद हो जाती हैं। वेटलैंड की बहुत सारी सर्विसेज हैं, वो सर्विसेज मिलना बंद हो जाती हैं, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी ही उस वेटलैंड को उस सर्विसेज देने लायक बना के रखती है। तो यहां पर हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी सर्विसेज। बायोडाइवर्सिटी से हमको कौन कौन सी सेवाएं प्राप्त होती हैं। इकोसिस्टम सर्विसेज, इकोसिस्टम से कौन कौन सी सर्विसेज प्राप्त होती हैं। वेटलैंड सर्विसेज, वेटलैंड सर्विसेज, जो वेटलैंड्स, उनसे हमको क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं।
तो सबसे कॉमन जो है उनको बोलते हैं प्रोविजनल सर्विसेज। प्रोविजनल सर्विस, आपने छोटी जगहों पर जो किराना स्टोर होते हैं या ग्रोसरी के आइटम मिलते हैं वहाँ बोलते हैं प्रोविज़न स्टोर। सुना है कभी प्रोविज़न स्टोर? प्रोविजंस या प्रोविज़न स्टोर, प्रोविजनल वस्तुएं, फूड गुड्स के रूप में, वस्तुओं के रूप में जो हमको सर्विसेज मिलती हैं गुड्स के रूप में। तमाम प्रकार के इकोसिस्टम, तमाम प्रकार की बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मतलब प्लांट्स भी, एग्रीकल्चर वो भी, फूड। सो प्रोविजनिंग मीन्स फूड स्पेशली एंड अदर गुड्स। कपड़ा भी उसी से मिलता है हमको, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो प्रोविजन सर्विसेज, प्रोविजनिंग, ये स्ट्रक्चर है। इन्वायरमेंटल जो आपको कंजर्वेशन की बात आती है, ये आती है तो दरअसल आपको मिलता है तभी तो आप उसको कंजर्व करोगे। किसी चीज़ से आपको नुकसान नहीं है या फिर उससे आपको कोई फायदा भी नहीं है तो आप कंजर्व करने क्यों जाओगे, कंजर्वेशन पे क्यों जाओगे? संरक्षण आप तो अपने स्वार्थ के लिए ही तो करोगे, और वो संरक्षित रहे और अगली पीढ़ी के लिए रहे, केवल वो आपके कंज्यूम करने के लिए नहीं है। अगली पीढ़ी का ध्यान रखने को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए उसको भी दिमाग में रखो कि सारा हम ही खराब ना कर दें पर्यावरण को, वो भी तो खराब करेंगे। अगर इतना पॉल्यूशन हम ही फैला देंगे तो फिर वो क्या फैलाएंगे? तो हमको जो नुकसान पहुंचाना है पृथ्वी को वो भी उतना ही पहुंचाएं कि अगले वाले के लिए भी बचा के रखें, और फायदा उठाएं तो उतना फायदा उठाएं कि अगले वाले के लिए भी बचा रहे। खाना बनाए तो हमको देखना पड़ेगा घर में सदस्य कितने हैं, कितने आने वाले हैं, उनके लिए भी बचेगा कि नहीं कि हम ही सारा खा लेंगे। इन्वायरमेंटल एथिक्स आ गया समझ? तो इन्वायरमेंटल एथिक्स हम क्यों देते हैं? सर्विसेज के अगेंस्ट देते हैं। और कौन सी सर्विसेज होती हैं? एस्थेटिक वैल्यू होती है, एजुकेशनल सर्विसेज, वहां से हम लोग सीखते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, ज्ञान प्राप्त होता है। एस्थेटिक वैल्यू होती है एंटरटेनमेंट, रिक्रिएशन, बाहर मनोरंजन के लिए जाते हैं। बड़े तालाब पे जाते हो ना आप लोग, अगर वो रामसर वेटलैंड का कंजर्वेशन नहीं होगा तो वो खड़े रहने लायक नहीं होगा तो आप जाओगे? सेल्फी लेते हो ना, तो सेल्फी लेने लायक बना भी तो रहना चाहिए, वहाँ सेल्फी लेने के लिए खड़ा भी तो होना पड़ेगा। अगर इतनी बदबू होगी और इतना खराब होगा तो फिर कैसे होगा? और पानी सूख जाएगा और पानी नहीं रहेगा तो तब भी आप नहीं लोगे। सूखे में कौन लेगा? वेटलैंड सर्विसेज, ऐसे इकोसिस्टम की सर्विसेज, ऐसे ही बायोडाइवर्सिटी की सर्विसेज। और बायोडाइवर्सिटी की सर्विसेज तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि प्लांट्स भी आ जाते हैं, फॉरेस्ट भी, फॉरेस्ट की सर्विसेज, टिम्बर, केवल सॉलिड फूड नहीं, टिम्बर भी, मेडिसिनल प्लांट्स, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। ठीक है, तो दोनों चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं क्योंकि हमको अगली पीढ़ी के लिए भी बचा के रखना है, बच्चों के लिए भी रखना है, और हमारे को भी बहुत लंबे समय तक लगेगा, इसलिए हमें उसे सुरक्षित रखना है। तो यही तो नैतिकता है। घर में परिवार के सदस्य के तौर पे नैतिकता यही है ना कि हम उनके लिए भी खाना बचा के रखें, उतना ही खाएं कि दूसरों के लिए भी बचे। यही नैतिकता है, यही मॉरलिटी है। उसका वो देखेगा, हम तो अभी खाते हैं, उसका वो जाने, ये नैतिकता नहीं है, एल्ट्रुइज्म। तो नेचर भी सिखाता है हमको। तो भारतीय संस्कृति से जुड़ जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी वसुधा हमारा परिवार है, पूरी प्लेनेट फैमिली है।
पूरे प्लेनेट को फैमिली मानना। फैमिली मानना मतलब हमारे फैमिली मेंबर के साथ जैसे हम बिहेव करते हैं, जैसे ट्रीट करते हैं, वैसे करना। तो आज मैंने बहुत सारी चीज़ें जोड़ने की कोशिश की है, जो जहाँ से चले थे वापस वहीं ले जा करके जोड़ा ना इसको। यही तो कला आपको आना चाहिए, बस यही करना है आपको, ठीक है। और चूंकि मनुष्य स्वार्थी है और बार बार सोशल एनिमल है, एनिमल शब्द दिया था ना उसको, तो वो गड़बड़ करता है। इसलिए फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी, कानून बना दिया कि अगर ऐसा नहीं किया तो तुमको देख लेंगे। तो दो तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, उसके लिए दो तरह के प्रोविजंस बना दिए हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और एक स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। तो वाइल्ड लाइफ एक्ट आ गया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आ गया। उनको मालूम है कि मनुष्य एथिक्स से तो, एथिक्स तो मनमाना होता है ना, डिस्क्रिशनरी होता है, विवेकाधिकार होता है, तो वो एथिक्स पे चले ना चले। तो उसके लिए लॉ बना दिया, कानून, और पनिशमेंट तय कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल में तो वो ड्यूटीज के रूप में है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के रूप में है, क्योंकि एनिमल्स का और प्लांट्स का तो फंडामेंटल राइट्स नहीं होगा ना, और उसको तो एनफोर्सिएबल भी नहीं कर पाओगे आप, जस्टिसिएबल नहीं है। तो फिर उसको किस में रखा था, डीपीएसपी में रखा था, उधर स्टेट की ड्यूटी है, और इधर रखा सिटीजन्स की ड्यूटी रहेंगी, नागरिकों का कर्तव्य रहेगा। तो फिर उसके लिए स्टैट्यूटरी प्रोविजन बनाने पड़े, पार्लियामेंट ने इनेक्टमेंट किया और वो किया, तो इसलिए वहां तक जाएगा। तो प्रोविजंस, लीगल प्रोविजंस, तो दो तरह के लीगल प्रोविजंस है। कानूनी प्रावधान दो तरह के हैं, संवैधानिक कानूनी प्रावधान और स्टैट्यूटरी वैधानिक विधान बनाकर। संविधान और विधान दो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। तो इस बार का बड़ा कॉमन सा है, लेकिन सिलेबस बहुत ब्रॉड है अगर आप देखोगे। और फिर जब आप जाओगे तो थोड़ा सा वर्टिकल थिंकिंग, जो मैं हमेशा बताता हूँ, इंडिविजुअल लेवल पर तो फंडामेंटल ड्यूटीज, गवर्नमेंट के लेवल पर डीपीएसपी, और सोसाइटी के लेवल पर सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री और वो सब चीज़ें, ठीक है। और फिर रिलीजियस वाले में जाओगे तो इंडियन कल्चर में, कि इंडियन कल्चर में काफ़ी जगह कंजर्वेशन की बात आ रही है। सेक्रेड प्लांट, पीपल को जैसे पूजा जाता है, तुलसी को पूजा जाता है, तो मेडिसिनल प्लांट्स। और फिर ग्लोबल एफर्ट, दुनिया भर ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं, तो कॉप के रूप में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के रूप में, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, एनवायरमेंट, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, तो वो ग्लोबल एफर्ट हो जाएंगे। तो कितना कुछ हो गया सिलेबस में, आ गया। ये है। तो चलिए, थोड़ा मिक्स कर दिया हमने, लेकिन कुछ हुआ जस्टिस, हाँ, बहुत ज़रूरी था। तो मुझे लगता है कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग इससे आपको मिलेगी। चलिए, आज की बात खत्म करते हैं। ओम द्यौ शांति अंत